हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है 2023 का पीवाईक्यू का दूसरा शिफ्ट। ठीक है, एक शिफ्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक बच्चे ने बोला था दीदी आप दूसरे शिफ्ट भी करा दो, तो आज मैं आप लोगों के लिए दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप लोगों के लिए पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हर टीचर यही सजेस्ट करता है कि आप लोग पीवाईक्यूज़ को अच्छे से, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक नज़र डाल के हो गया, ठीक है देख लिया हमने, नहीं, अच्छे से आपको सभी पीवाईक्यू सॉल्व करने होते हैं। उससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि कहाँ से कितना डेप्थ में हमारा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बिना ज़्यादा बातचीत किए हुए। तो देखो, पहला प्रश्न जो है वो है, आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है। अब आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। यहाँ से प्रश्न पिछली जो शिफ्ट मैंने कराया था वहाँ से भी एक कथन पूछा गया था, एक कोटेशन पूछा गया था कि ये कोटेशन किसने बोला है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो आपको, अगर आपने आषाढ़ का एक दिन मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप क्या करेंगे, आषाढ़ का एक दिन छोटा सा नाटक है, बहुत बड़ा नाटक नहीं है और आसान भी है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको कोई आपको पढ़ाए तो आपको चीज़ें समझ आएँ। ठीक, आषाढ़ का एक दिन अच्छा सा, मतलब छोटा सा नाटक है जिसे आप खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ से सभी पात्र, इंपॉर्टेंट पात्र हो या फिर प्रमुख पात्र, गौड़ पात्र, आपको सभी इनके पात्र आपको याद रखने हैं और इम्पॉर्टेंट कोटेशंस कहाँ पर क्या किसने बोला है जो ज़रूरी हैं वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ये चीज़ें बन सकते हैं। तो देखो प्रश्न क्या है, आषाढ़ के एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है। पतंजलि का उल्लेख किया गया है आषाढ़ के एक दिन में। ठीक है, सबसे पहले अब देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पतंजलि का उल्लेख कौन से नाटक में किया गया है। प्रश्न तो कैसे भी घुमा के दे सकते हैं ना। पीवाईक्यू लगाने का यही तो फायदा होता है, आपको समझ आता है कि पीवाईक्यू से आगे किस तरह से प्रश्न हमारे बन सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे ने आषाढ़ का एक दिन पढ़ा हो पर उसने पतंजलि का उल्लेख किया गया है ये चीज़ इतनी नोटिस ना की हो, तो देखो प्रश्न में आ गया तो आपको समझ आ गया कि हाँ हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। हो कुछ बच्चों को रिकॉल भी हो गया होगा कि पढ़ी थी और कुछ को होगा कि नहीं ये पता नहीं, याद तो है नहीं। तो इससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि कितनी चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट, जितनी चीज़ें हैं कुछ अलग हमें मिल रहा है कथन में, तो वो चीज़ें हम नोट करते हुए चलें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संगिनी। क्या हो जाएगा, संगिनी। जब किससे, मल्लिका से जब संवाद करती है तब क्या कहती है, मल्लिका से आंशिक शब्द के बारे में बताते हुए कहती है, जैसे पतंजलि ने लिखा है न कि यद्वा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तद्वा को तरवा। ठीक है, अब देखो आषाढ़ का एक दिन नाटक से है ना कुछ प्रमुख पात्र देख लो। कालिदास है कवि, ठीक, दंतुल है, कौन है, राजपुरुष है, प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से भी। मातुल कौन है, कवि है, विलोम है, ग्राम पुरुष है, निक्षेप ग्राम पुरुष है, अनुस्वार अधिकारी है, अनुनासिक अधिकारी है, अंबिका कौन है, स्त्री पात्र में कौन है, अंबिका है जो कि कौन, मल्लिका की माता है, माँ है। ठीक, मल्लिका है कालिदास की प्रेमिका, रंगिणी है, नागरी है जो कि संगिनी है, और एक प्रियंगुमंजरी राजकन्या है, कवि की पत्नी यानी कालिदास का जिससे विवाह होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये पात्र इंपॉर्टेंट है तो आपको ये चीज़ें देखते हुए चलनी है। सभी पात्र दोबारा कहूँगी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देश का धन, गुलामगिरी, स्त्री पुरुष तुलना, गीता रहस्य। तो किसका कौन सा कथन, किसका कौन सी रचना है। तो सबसे पहले देश का धन किसका आ जाएगा, देश का धन है राधा राम मोहन गोकुल का। किसका है, राधा राम मोहन गोकुल। अब देखो ए में 3 कहाँ कहाँ है, बी में है, सी में है, डी में है। ठीक है, तो ए वाला सबसे पहले, ए वाला काट दो, ए में नहीं है। अब गुलामगिरी किसकी हो जाएगी, तो गुलामगिरी है हमारी किसकी, ज्योति राव की। किसकी है, ज्योति राव की। आप देखो यहाँ से क्या होता है ना, अगर कोई उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचनाएं अगर मिलान में पूछी जा रही हैं, आपको क्या करना है, खासकर उन नाटक निबंधों को अच्छे से रट लेने हैं। हो सकता है यहाँ से
आगे भी प्रश्न बन जाए। ऐसा नहीं है कि अब एक बार आ गया है तो आगे प्रश्न नहीं बनेगा। हम महत्वपूर्ण जो आलोचक होते हैं, जो निबंधकार होते हैं, जो नाटककार होते हैं, उनके याद कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को कहाँ, निबंध और आलोचना याद करने में। ठीक है, तो इसका और समझ में नहीं आता कि यार इतने सारे निबंधकार हैं, इतनी आलोचनाएं हैं, किस किस की याद करें। तो देखो पीवाईक्यू करने से ही हमें समझ आता है कि आलोचना देखो किस तरह के लोगों, कौन से आलोचक जो हैं जो महत्वपूर्ण हैं, या थोड़े से ऐसे जो थोड़े ही महत्वपूर्ण हैं, उस तरह से आलोचक, किस तरह से आलोचक उन्होंने उठाए हैं प्रश्न पिछली बार पीवाईक्यू में। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि सिर्फ बहुत जो फेमस है, बहुत इम्पॉर्टेंट आलोचक है, सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि जो थोड़े से उनसे कम फेमस कह लो या जो भी कह लो, जो थोड़े से कम महत्वपूर्ण कह लो, उनको भी उठाए हैं। जहाँ से प्रश्न हमेशा हम जिनको छोड़ देते हैं कि इनसे प्रश्न हो सकता है नहीं आएगा, पर वहाँ से प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसीलिए पीवाईक्यू मैं बार बार कहती हूँ कि पीवाईक्यू प्लीज़ 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 उसको करा करो। और पीवाईक्यू यूथ कंपटीशन की बुक आती है जिसमें आपको सारे 10-15 साल के पीवाईक्यू एक जगह मिल जाएंगे। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, 250-300 के अंदर शायद आ जाती है। इतना तो आप अपनी पढ़ाई के लिए कर ही सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या है इसका। हमारा ए बी में क्या था, 4 था, बी में 4 कहाँ कहाँ है, डी में है। ठीक है, डी ऑप्शन, बी में 4। अब इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो हमने सिर्फ 2 से ही हमारा आंसर मिल गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इनके नहीं पता थे तो आपको इनको याद करना है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। अब ये जो है कथन, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये तो सबको पता है कहाँ से लिया गया है, ईदगाह से लिया गया है। ठीक है, ईदगाह कहानी वहाँ से लिया गया है। अब ये प्रश्न बोला किसने, कौन सा पात्र, किस बच्चे ने बोला था, ये प्रश्न बना है। ठीक, तो देखो महमूद बोलता है, मोहसिन बोलता है, नूरे कहता है, या सम्मी कहती है। तो महमूद तो नहीं कहता। ईदगाह तो सबने पढ़ा होगा, अगर अभी रिसेंट में नहीं भी पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ी होगी सीबीएसई बोर्ड में, तो वहाँ ईदगाह हमारे चैप्टर भी था हिंदी में। ठीक है, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें तो आपको शायद मुझे लगता है कि याद ही होंगी थोड़ी बहुत, तो कि कथन नहीं याद होंगे तो पात्र तो सबको याद थे। ठीक है, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक कहानी थी ईदगाह, बहुत अच्छी एक कहानी है जिसमें कि जो पात्र है, सभी पात्र, हामिद हो गए, अमीना हो गए, महमूद हो गए, या मोहसिन थे, ये सारे पात्र बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो सबको ही थोड़ी चीज़ें तो याद रह जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मोहसिन कहता है। ये कौन कहता है, मोहसिन क्या कहता है, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो। ये किसके बारे में कह रहे हैं, तो ये पुलिस के बारे में कहता है ना, ये मोहसिन पुलिस के बारे में कहता है ना। ठीक, यह संवाद मुंशी प्रेमचंद कृत ईदगाह कहानी मोहसिन का है। ठीक है, याद रहेगा। अब ये कहानी देखो, जिसको नहीं पता है देख लो एक बार। ईदगाह कहानी हामिद नाम के एक 4 साल के अनाथ की कहानी है जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। ठीक है, इसमें क्या करता है, हामिद जो है वो एक छोटा सा बच्चा है जो सिर्फ 4 साल का है, लेकिन वो कितना समझदार है। वो अपनी जो उसकी दादी थी तो वो उनके लिए कितना सोचता है, मतलब कि उनको जब वो उसको पैसे देती हैं मेले में जाने के लिए, तो वो 4 साल का बच्चा वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आता है। क्यों, क्योंकि उसकी दादी जब रोटी बनाती थी तो उनके पास चिमटा नहीं होता है, तो उनका हाथ जलता था, इसलिए वो क्या करता है कि सभी लोग खिलौने लेते हैं, तो वो 4 साल का बच्चा क्या अपनी दादी के लिए चिमटा लेता है। बहुत अच्छी कहानी है, आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ना। अब देखो इनके प्रमुख पात्र आप देख लो एक बार, हामिद, अमीना, महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी आदि। देखो जो बच्चों के पात्र थे ना, जितने भी कैरेक्टर्स थे वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस कहानी में, तो ये चीज़ें देख लेना। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ देखो, प्रेमचंद की प्रमुख कहानी उपन्यास हो गए, यहाँ से क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, नमक का दरोगा, ईश्वरी न्याय, बूढ़ी काकी, सवा सिर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, 2 सखियाँ, अलग्योचा, पूस की रात, 2 बैलों कथा, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब और कफन। ठीक है, ये देख लेना, जब हम कहानी करेंगे तब क्या करेंगे, इनको याद करने की कोशिश करेंगे, वो भी ट्रिक से।
ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको ऐसी एक बार दिखा रही हूँ चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। यह कथन किस इतिहासकार का है? ये कथन किस इतिहासकार का है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। किसके बारे में है? तो रामचरितमानस से समझ आ गया किसके बारे में है? तुलसीदास। किसके बारे में? अब देखो तुलसीदास के लिए, अब तुलसीदास के बारे में अगर रामचंद्र शुक्ल जी ने कुछ कहा है तो वो ऑब्वियस है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये कथन याद रखना है कि किसके लिए कहा है। ये तो पता चल गया रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, पर किसके लिए कहा है ये भी महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है। ठीक है, देखो आगे क्या है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की उपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की उक्तियां निम्न। देखो अब विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसीदास के बारे में क्या कहते हैं? भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो कि पूछे जाता है एग्जाम में। ये वाला कथन बहुत बार, आप कोई भी एग्जाम उठा के देखो, कहीं ना कहीं ये कथन हिंदी का अगर कोई एग्ज़ाम देखोगे, कोई क्वेश्चन पेपर देखोगे, ये कथन तुलसीदास जी से के बारे में पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट कथन है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखो PYQ करने का कितना अच्छा फ़ायदा, और अगर ऐसी कोई बुक मिल जाए जिसमें पूरी अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो तो कितनी बेस्ट है। आपको कितनी चीज़ें, एक ही प्रश्न में कितनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको एक कथन पूछा गया था कि ये कथन किसका है, आपने बता दिया रामचंद्र शुक्ल। अब वहीं नीचे एक्सप्लेनेशन में इतनी सारे बाकी भी जो तुलसीदास के लिए जिनका जो मत था, जिन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, वो चीज़ें इसमें शामिल कर दी गई हैं। तो मैं दोबारा से यही कहूँगी कि आप बुक ले लीजिए, एक PYQ की बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बहुत से डाउट्स क्लियर होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, आपको बहुत नई नई चीज़ें पता चलती हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे तुलसीदास के बारे में अभी एक प्रश्न आ गया, हो सकता है आपके माइंड में तुलसीदास से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आई हों। ठीक है, तो हो सकता है एक्सप्लेनेशन में वो सारी चीज़ें हों, हो सकता है आपको कुछ डाउट भी रह गया होगा, अरे ये तुलसीदास के बारे में किसने कहा था, ऐसा कुछ आया है माइंड में, तो आप क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो सकता है एक्सप्लेनेशन में हो। टीचर जब एक्सप्लेन करता है तो वो बहुत डीप में नहीं करता है, जब PYQ कराता है। ठीक है, वो क्या करता है कि बस ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑप्शंस है वो एक्सप्लेन कर देता है। मैंने भी लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन आपको किया था, ऑप्शंस भी एक्सप्लेन किए थे, बट इतनी सारी चीज़ें कुछ ही टाइम होता है, कुछ टाइम में ही, मान लो 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस कराने हैं, तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ इन माइंड में तुरंत नहीं आती है, कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो यहाँ चीज़ें क्या होता है, इससे क्या होता है कि अच्छा रहता है, आपको चीज़ें एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो चीज़ें याद करने में ज़्यादा ईजी होती हैं। ठीक है, अब देखो क्या ग्रियर्सन क्या कहते हैं, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। तुलसीदास के बारे में ये पूरा आपको रटा हुआ होना चाहिए कि किसने क्या कहा है। ग्रियर्सन कह रहे हैं कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन है, तो वो है तुलसीदास। ठीक, नाभादास वहीं कह रहे हैं कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। क्या कहते हैं, कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो तुलसीदास को। ठीक, रामविलास शर्मा जातीय कवि कहते हैं। जातीय कवि किसे कहा गया है, तुलसीदास को कहा है रामविलास शर्मा ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आप प्लीज़ ये पूरा याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या है, अंधेरे में कविता में पागल द्वारा एक सेकंड रुको, गाए गए गान की पंक्तियां हैं। अब देखो अंधेरे में कविता अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। देखो पागल द्वारा क्या क्या गाया गया था, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, जन जन करुणा सी माँ को हकाल दिया, स्वार्थों के पहाड़ खड़े कर लिए, विवेक को मार डाला, तर्क की जबान बंद कर दी, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। तो सबसे पहले ये लाइन तो ज़रूर सुनी होगी, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ये अंधेरे में कविता जो कि किसकी है, अंधेरे में, तो अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की कविता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है ना, जाहिर सी बात है आपके सिलेबस से ही प्रश्न बने हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, तो ये जब वो गाता है तो वो ये लाइन गाता है। ठीक है, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया, तो ये है क्या लाइन,
ए, हाँ ये भी लाइन है, ठीक है। और हमारा ई वाला है, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ठीक है। आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखो, मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता के चौथे खंड के तीसरे बंद में वह को सिरफिरा पागल की संज्ञा दी गई है। देखो, अब ये भी प्रश्न बनते हैं कि संज्ञा भी पूछ लिया जाता है कि मतलब इस तरह से प्रश्न बनता है कि कोई एक आपको शब्द दे दिया और उसका अर्थ पूछ लिया जाता है कि कविता में इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो हो सकता है ये चीज़ पूछ ली जाए आपसे। जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के साथ ही मैं को अपनी निस्संगता और आत्मलीनता के लिए धिक्कारता हुआ करुणापूर्ण रसल गीत गाता है। रसियाल। अब देखो इम्पॉर्टेंट ये वाली जो पंक्तियां हैं याद कर लो। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करना सीमा को हकाल दिया। तो ये क्या है, मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता से कुछ पंक्तियां महत्वपूर्ण है, ठीक है। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध ने आकाश के द्वीप शीर्षक से 1957 में लिखना प्रारंभ किया, जो 1962 में कल्पना पत्रिका में इसी शीर्षक से प्रकाशित हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद कर लो, नोट कर लो कहीं, ठीक है। बाद में 1964 ईस्वी में उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में प्रकाशित हुआ है। कौन सी कविता कहाँ प्रकाशित हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहले कहाँ प्रकाशित हुई थी, बाद में कहाँ हुई थी, कौन से सन में हुई थी, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने में कितना टाइम हो गया, 16 मिनट की क्लास हो गई और अभी हमने सिर्फ 5 क्वेश्चंस किए हैं, तो अब थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करूँगी मैं। यहाँ स्लाइड में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, आप क्या करेंगे, पढ़ लेना, ठीक है। अब अगला मिलान देखो, कृपी, किन्नी, जमुना बहन, कल्याणी। अब यहाँ क्या है, कुछ पात्र दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ नाटक दिए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उनको मिलान करना है। तो सबसे पहले कृपी कौन है, कृपी आती है हमारी एक और द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था कृपी। क्या नाम था, पत्नी का नाम क्या था, कृपी था, ठीक है। किन्नी कहाँ आती है, तो किन्नी आती है आधे अधूरे में। किन्नी कहाँ है, आधे अधूरे में। जमुना बहन, कल्याणी किस में है, तो देखो ए हो गया हमारा 4 यानी कि ये, बी हो गया 3, सी यानी कि महाभोज में है और डी यानी कि चंद्रगुप्त में। कल्याणी चंद्रगुप्त ये तो सबको पता है, ठीक है। हो सकता है किसी किसी को जमुना बहन ना पता हो, महाभोज का नहीं रहती हैं चीज़ें थोड़ा सा, तो देखो ऑप्शन से आप कर सकते हैं, ठीक। अब देखो रचनाकार के नाम देख लो, कृपी, एक और द्रोणाचार्य, जो कि बहुत अच्छा नाटक है, बहुत अच्छा नाटक है, आप ज़रूर पढ़ना। इसमें 2 कहानियाँ एक टाइम पे मतलब एक साथ चलती हैं, ठीक है। जो पहले के जो द्रोणाचार्य थे, जो अब के द्रोणाचार्य हैं, ठीक, अब के यानी जो अब के जो शिक्षक है, ठीक है। बहुत अच्छी नाटक है, आप ज़रूर पढ़ना। आधे अधूरे भी बहुत अच्छा नाटक है, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। महाभोज, चंद्रगुप्त, सभी बहुत अच्छे नाटक हैं और आपको पढ़ने भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से चारों में एक भी ऐसा नहीं है कि मैं कह दूँ हाँ ये 5% ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये 5% कम इम्पॉर्टेंट है, नहीं, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट नाटक आपके नेट के सिलेबस में जितने नाटक हैं, खासकर नाटक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको प्लीज़, बाकी चीज़ें हो सकता है कि आप बाद में करो, पर नाटक आप ज़रूर से ज़रूर खुद से पढ़ो, किसी और के पढ़ाने से नहीं कि यूट्यूब पे आपने क्लास कर ली या फिर कहीं और से कर ली, किसी ने आपको कहानी सुना दी आपने सुन ली, नहीं, खुद से पढ़ो। नाटक से बहुत डीप में प्रश्न बनते हैं, आपको पढ़ना खुद से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अभी टाइम है, पढ़ सकते हो, मैं बार बार कह रही हूँ कि टाइम थोड़ा सा निकालो अपने नाटक पढ़ने के लिए, नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन्होंने पहले अटैम्प्ट दिए हैं उनको ये चीज़ पता चल गई है। अब जिसका फर्स्ट टाइम होने वाला है या अभी फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है, तो दूसरों की गलतियों से ही सीख लेनी चाहिए। खुद की गलती का वेट मत करो कि हाँ हम ठीक है इस अटैम्प्ट में तो हम देखेंगे, अगले में चलो सुधार लेंगे अगर यहाँ से प्रश्न बना तो, नहीं, दूसरों की गलती से सीखोगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहोगे, ठीक है। आगे देखो क्या है, एक और द्रोणाचार्य किसकी है, शंकर शेष की, आधे अधूरे मोहन राकेश की, महाभोज मन्नू भंडारी और चंद्रगुप्त किसकी है, जयशंकर प्रसाद। सन भी आप देख सकते हैं, याद कर लें सन। देखो क्रम है ना, जितना आपका सिलेबस में उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, आलोचनाएं, सबका क्रम याद कर लो, ठीक है। एक पेपर लो,
जिसमें कहानी लिखो, कहानीकार का नाम लिखो और उसका सन लिख लो कि कब प्रकाशित हुई है। क्यों? क्योंकि क्रम उपन्यास से आप देखोगे तो सीधा सीधा आपके उपन्यास से अलग से क्रम नहीं पूछा गया, बल्कि आपका जो सिलेबस है वहीं से क्रम पूछ लिया था। ठीक है, आप ये चीज़ खुद से चाहे तो चेक कर लेना, तो आपको ये चीज़ करनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं, तो इनमें से कौन है? कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन, बख्शी हंसराज, गुमान मिश्र, ग्वाल कवि। इनमें से कौन आ जाएंगे हमारे? तो रुको एक सेकेंड, 7 क्वेश्चन हुए ना अभी। ठीक, हाँ तो देखो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि बताने। देखो पूछा किसके अनुसार है, अगर सिर्फ रीति ग्रंथकार पूछे तो अलग, अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछ रहा है इसका मतलब रामचंद्र शुक्ल ने किन्हें माना है वो बता रहे हैं आपको। सबसे पहले क्या आ जाएंगे हमारे? कुलपति मिश्र आ जाएंगे, बेनी बंदीजन आ जाएंगे और हमारे आ जाएंगे ग्वाल कवि। ने क्या रीति ग्रंथकार कवि मानते हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, याद रखना। अब यहाँ कुछ चीज़ें देखो, रीति ग्रंथकार कवि कुलपति मिश्र की रचनाएं देख लो, रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिणी, नक्षिक, संग्राम सार। बेनी बंदीजन का है टिकैत राय प्रकाश, रस विलास और भड़ौवा संग्रह। ग्वाल कवि का है यमुना लहरी, रसिकानंद, रसरंग, कृष्ण जू को नक्षिक। अब देखो इनमें से इंपॉर्टेंट बता देती हूँ मैं जो आपको याद करने हैं, ज़्यादा इतना याद मत करो। रस रहस्य याद कर लो, नक्षिक याद कर लो, युक्ति तरंगिणी याद कर लो कुलपति से, बेनी बंदीजन से याद कर लो रस विलास और भड़ौवा संग्रह। ग्वाल कवि से यमुना लहरी इंपॉर्टेंट है, रसिकानंद भी, और ठीक है, इतनी चीज़ें ठीक है। हमीरहट, ठीक है। अन्य कवि की रचना, ये अन्य कवि कौन से हैं? बख्शी हंसराज हैं, गुमान कवि, इनमें ठीक है चल जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ आ गई। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में है? देखो कथन पूछा क्या है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण, वन की सुगंध से सुगंधित। कथन किसके बारे में? जिल्दसाज, हल चलाने वाला, बाग का माली या भेड़ चराने वाली। तो देखो अगर आपने ये, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ से, ये जो ऑप्शंस हैं क्या, देखो ऑप्शंस में या तो आपका कोई कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध होगा, या तो जो उनके अंदर के जो खंड होते हैं या जो भाग होते हैं वहाँ से प्रश्न होता है। ठीक, तो ये है कहाँ से है? तो ये जो है ना, ये मजदूरी और प्रेम निबंध है, जो मजदूरी और प्रेम वहाँ से पूछा गया है। तो ये इसके भाग हैं, तो इसका आंसर होगा भेड़ चराने वाले के बारे में ये कहा गया है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। तो किसके बारे में कहा है? तो भेड़ चराने वाले के। देखो आगे यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन में, यह कथन सरदार पूर्ण सिंह कृत मजदूरी और प्रेम निबंध में भेड़ चराने वाले के बारे में है, जबकि जिल्दसाज, बाग का माली और हल चलाने वाले इस निबंध के अन्य पात्र हैं। ये पात्र है। ठीक है, देख लेना एक बार, मजदूरी और प्रेम निबंध। हाँ, मजदूरी और प्रेम निबंध जो किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का। ठीक है, एक बार इसको देख लेना। मजदूरी और प्रेम निबंध थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं मजदूरी और प्रेम, और शायद से थोड़ा सा बड़ा भी है मजदूरी और प्रेम, तो उसको थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम लगाए। देखो मैंने बताया ना, अभी प्रथम प्रकाशित भी पूछा जा सकता है कि पहली बार प्रकाशित कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक, तो सबसे पहले, और यहाँ पे तो आपसे क्रम पूछा गया है, क्रम पूछा है कि सबसे पहले कौन सा प्रकाशित हुआ इनमें। राजश्री, चरणदास चोर, भारत सौभाग्य, बटोही, पहला राजा। तो इनमें से आपको किसका पता है? देखो भारत सौभाग्य जो है वो किसका है? अंबिकादास व्यास का है। राजश्री है, सबको पता है, ये तो जयशंकर प्रसाद का है। और पहला राजा जो है जगदीश चंद्र माथुर का है। और चरणदास चोर जो है किसका है? हबीब तनवीर का है। बटोही ऋषिकेश सुलभ का है। ठीक है, रुको, हाँ अब देखो यहाँ पर है, इतना एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो। इसका आंसर डी हो जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा?
तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा सी भारत सौभाग्य, फिर राजश्री, फिर पहला राजा, फिर चरणदास चोर, फिर बटोही। सबके अगर आपको सन नहीं याद होते कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये इनका ना रचनाकार देख के चलना, ठीक है। रचनाकार यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगली बार आपसे यहाँ से रचनाकार पूछा जा सके। आगे देखो क्या, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात खां को सब मिलकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिले? कितने कीमत की वस्तुएं मिली थी? तो ये मिली थी पूरे 25,000 रुपए की, ठीक है। दिल्ली दरबार दर्पण पढ़ेंगे आप तो वहाँ मेरे हिसाब से शुरुआत के दूसरे मतलब शुरुआत में ही आपको इसका आंसर मिल जाता है। आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। भारतेंदु के प्रमुख निबंध यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, देख लेना आप। पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पाश्चात्य काव्य शास्त्र उनके कवियों का जन्म पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए रिचर्ड्स, कॉलरिज, टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, विलियम वर्ड्स, तो इनमें से सबसे पहले कौन आएंगे? तो सबसे पहले आते हैं इनमें से विलियम वर्ड्स आते हैं। कौन आते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे कॉलरिज आते हैं, फिर आते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, फिर आते हैं टी.एस. इलियट, फिर आते हैं आई.ए. रिचर्ड। तो आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो जितने भी वो हुए चिंतक हुए तो उनको क्या आपको सबका क्रम पता होना। देखो जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है ना उसमें चिंतक कहाँ जन्म हुआ था किसका, ये भी प्रश्न बन सकता है आपका, ठीक है। तो आपको थोड़ा वो चीज़ भी ध्यान में रख के चलनी है। अगला देखो मिलान क्या है, सॉरी 1 मिनट बस, ये क्या हो गया? हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न क्या था? मिलान है, जिसमें देखो क्या है, कुछ स्त्री पात्र हैं और उनके हमें पति या जो उनके जो भी पार्टनर थे उनसे हमें मिलाना है। जो भी हमारा कहानी, नाटक, उपन्यास के पात्र देख लेते हैं किनका है। शीलो है, तारा है, कनक है, उषा है। तो ये अगर आपको याद है शीलो कौन सी कहाँ की थी, क्या पात्र है, मतलब कौन से उसके पात्र है? तो शीलो जो है वो है हमारे एक मिनट रुको, ये पात्र कहाँ के हैं? तो ये पात्र झूठा सच का है। झूठा सच किसकी है? यशपाल का है, यशपाल का उपन्यास है, ठीक है। हाँ अच्छा ये लिखा तो है, फिर सभी पात्र यशपाल के उपन्यास झूठा सच के प्रमुख पात्र हैं, ठीक है। हाँ चलो, शीलो के जो पति प्रेमी थे वो कौन था? तो वो था हमारा ये रतन, क्या था? रतन। तारा का था असद, कनक का है पुरी, उषा का क्या है? राजन। देखो इस बार यहाँ झूठा सच से ये पात्र पूछे हैं, पर इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर गोदान से पूछे जाते थे। अभी तक गोदान से पूछे जा रहे थे जिसमें आपको पति या प्रेमी वहाँ से मिलाना होता था कि झुनिया के कौन था, या फिर चुहिया का कौन था, या फिर धनिया का पति। इस तरह से आपको मतलब पेयर कह लो कि वो इस तरह से मिलान में पूछा जाता था। पता नहीं इस बार झूठा सच से क्यों पूछ लिया गया, पर ठीक है। एनटीए, वही मैं कह रही हूँ आपको, एनटीए है वो कहीं से कुछ भी किसी तरह से प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो जिस बच्चे ने ये अटैम्प्ट दिया था और जिसने पहले के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, गोदान में से प्रश्न इस तरह के बहुत बार बने, ठीक, तो उसको आइडिया था कि इस तरह से हो सकता है बाकी उपन्यास से भी प्रश्न पूछे जा सके जब इतने पात्र हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है आपका पीवाईक्यू करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। देखो इसमें कुछ चीज़ें देख लो। यशपाल द्वारा रचित उपन्यास झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसका प्रथम है वतन और देश 1958 तथा दूसरा भाग है देश का भविष्य 1960, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और आई थिंक पता भी होगी ये तो। मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? मैला आंचल जो है किसका है? फणीश्वरनाथ रेणुका उपन्यास है, ठीक है। इसमें जो बावन दास का मृत्यु स्थल है उसको ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया था? तो ये दिया था चेथरिया पीर का। देखो यहाँ देखो,
यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास ये तो सबको पता है। महिला आंचल के मुख्य पात्र कौन है? डॉक्टर प्रशांत है, लक्ष्मीदास ही है, बावन दास है, बालदेव है, तहसीलदार विश्वनाथ, कमली, ममता। पात्र आप याद रखना, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ, मिलान क्या है? आयु और ऋतुओं का संबंध, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम, कल्याण का रूप, नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी का चिंता। अब देखो किसका, कौन से नाटक या उपन्यास का क्या विषय था? जैसे उठ जाग मुसाफिर का इनमें क्या विषय था? आयु और ऋतुओं का संबंध था, आयु और ऋतुओं का संबंध था, या माता, मातृभूमि और जन्मभूमि। देखो अगर आपने पढ़ा होगा क्या मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो आपको पता होगा इसमें नई पीढ़ी प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता है। क्या है? नई पीढ़ी प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता। तो अगर आपको डी भी आता है दो, तो हमारा ऑप्शन ये कट गया और ये कट गया। अब हमारा बच्चा सी और डी। सी और डी में से हमें सिलेक्ट करना है जिसमें हमारा क्या हो सकता है। अब बाकी देख लो, अब इसमें से क्या, शिव उत्तर फाल्गुनी के आसपास पड़ा है या उठ जाग उत्तर फाल्गुनी में, उत्तर फाल्गुनी से ही समझ आ रहा है। आयु और ऋतुओं का संबंध कुछ दिखा रहा है। किसका दिखा रहा है? आयु और ऋतुओं का। तो ये हो गया, यानी ए में 3 और डी में 2, तो हमारा बी हो गया सही। आई चीज़ें समझ, आपको एग्जाम में इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। बाकी विषय देख लो, माता, मातृभूमि और जन्मभूमि का प्रेम किस में है? तो ये शिव मूर्ति में है। और कल्याण का रूप जो है हमारा कहाँ देखने को मिलता है? एक मिनट रुको, गलत कर दिया मैंने कुछ, हाँ गलत कर दिया ना। आयु और ऋतुओं का था उत्तर फाल्गुनी, माता, मातृभूमि, जन्मभूमि का प्रेम है उठ जाग मुसाफिर, कल्याण का रूप है शिव मूर्ति, और नई पीढ़ी के प्रति। हाँ अब ठीक है, समझ आ गई चीज़ें। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। शरद के संबंध में उपयुक्त कथन है। शरद बचपन में डरपोक स्वभाव के थे। गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा। शरद बाबू की रचनाओं पर बिरज बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ। अपने भाई की समाधि शरद के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। शरद ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो ये जो है, ये कहाँ से, शरद कौन? आवारा मसीहा शरद चंद। आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी है। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है शरद चंद के ऊपर, ठीक। तो शरद चंद के बारे में देखो, आवारा मसीहा में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो शरद चंद बचपन में डरपोक स्वभाव के थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलता उसमें। गृहस्थी में शरद का कभी लगाव नहीं रहा, बिल्कुल सही है। फिर शरद बाबू की रचनाओं में बिरज बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ है, बिल्कुल सही। अगर आपने शरद चंद पढ़ा होगा, मतलब सॉरी आवारा मसीहा अगर आपने जीवनी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। आगे क्या है इसमें? अपने भाई की समाधि शरद के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? तो धर्म को माना है। किसको माना है? धर्म को माना है। देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन में क्या है, निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सब उन्नतियों का मूल धर्म को माना। वे लिखते हैं सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई है, ठीक है। अगला देखो क्या है, मिलान ही अगला भी है हमारा। पुस्तक में उद्धृत काव्य पंक्तियां और पुस्तकें, हमें पंक्ति और पुस्तक बताना है किसकी कौन सी है, ठीक है। उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा, ठीक। सोने की थारी में जेवना परोसो, राम जेवना न जयवे हमार बलमा। तुलसी गंग दो भये, सुखविन को सरदार, तिनके कावन में मिली भाषा विविध प्रकार। जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान। ये किसका है? तो ये हमारा सबसे पहले देखो, उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये है हमारा क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की क्या है? जीवनी, आत्मकथा है, सॉरी आत्मकथा है, जीवनी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको आत्मकथा ऑलरेडी करा दी है, जीवनी भी करा दी है मेरे हिसाब से।
नहीं कराई होगी तो आप मुझे बता देना, ठीक, मैं करा दूँगी। आगे क्या है देखो, अगला क्या है, सोने की थाली में जेवना परोसो राम जेवना ना जैवे हमार बलमा। तो ये बलमा ये किसका है, तो ये है हमारा मुर्दहैया का है। किसका है, मुर्दहैया। ये आवारा मसीहा, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, मुर्दहैया और संस्कृत के 4 अध्याय, हाँ अब ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार देख लेना, अभी इतना वो नहीं है कि मैं एक एक कर बताऊँ, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आप इसको देख लेना अच्छे से एक बार फिर भी। अगला प्रश्न देखो, क्या परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों में शीर्षक है दुर्जनता, प्रामाणिकता, देश भय, ईश्वर प्रेत भय, ईश्वर प्रेम, अदालत। कौन कौन से प्रकरण हैं, प्रकरण देखो यहाँ पहले बहुत सारे प्रकरण हैं। देखो अब इतने सारे तो कैसे ही याद करे कोई, पर एनटीए है वो कुछ भी पूछ सकता है। प्रामाणिकता है हमारी, अदालत है, और प्रेत भय भी दिखाया है। देखो सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी, समय, हाँ, सभासद, प्रबंध, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल, पत्र व्यवहार, ये आप देख लेना। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें हैं। संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में क्या बातें सही हैं ये देखनी है। गीता रहस्य में तिलक जी ने स्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन दिया है। कर्मण गृहस्थ को योगी, सन्यासी और भक्त के समकक्ष नहीं माना जा सकता। तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म न्यास का मार्ग है। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, यानी कि गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। और फिर क्या हो जाएगा इसमें आगे हमारा, तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। ये तीन चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। यहाँ उसकी एक्सप्लेनेशन है, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से, अब भारतेंदु के निबंध भी पूछा गया है। तो वैष्णवता और भारतवर्ष, देशोन्नति, लेवी प्राण लेवी, सुशिक्षितों का कर्तव्य, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो इसमें हमारा क्या है, वैष्णवता और भारतवर्ष हो जाएगा, लेवी प्राण लेवी हो जाएगा, और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये तो आपके सिलेबस में ही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर है। अर्ध समृद्ध स्वर मैंने आपको भाषा विज्ञान में ऑलरेडी करा दिया है। अविवृत, अर्धविवृत, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, आ ए ओ ए, आ ए ओ ए ओ उ। तो इनमें से क्या हो जाएगा हमारा, ए और ओ क्या हो जाएगा, अर्ध समृद्ध। देखो समृद्ध स्वर, इस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम खुला रहता है, इनकी संख्या 4 है, ई उ। ठीक है, विवृत में क्या है, 2 है, आ है। ठीक, आ है, इसमें हो जाएगी हमारी 4, अ ए ओ और ओ। मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया है, तो आप वहाँ भाषा विज्ञान वाली क्लास में भी देख सकते हैं। ठीक है, आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हमने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया। आज हम कल कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ जो हमारे प्रश्न हैं उनको अच्छे से करते हुए चलें। बाकी जो मेन चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं ये चीज़ें, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि मैं एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने में लगूंगी। आज की तरह ही हमारा थोड़ा सा टाइम, बहुत थोड़ा क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिसमें हम 40 मिनट में सिर्फ 10 से 15-20 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि कल मैं थोड़ा सा कम चीज़ें, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूँ। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हों मैं आप लोग के लिए लिख करके अच्छे से बता दूँगी। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं वो आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और हाँ PYQ ज़रूर सॉल्व करो। ठीक है, जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस करो, जितनी बार हो सके आप करना चाहो कर सकते हो, अच्छे से करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है PYQs।
देखो किस तरह से आपको, आपने पढ़ा भी होगा तो भी आपको चीज़ें वहाँ प्रॉब्लम करेंगी, क्योंकि चीज़ें माइंड में नहीं आती जब तक हम उसको बार बार प्रैक्टिस में ना लाएं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम इसको कोशिश करेंगे कि कवर कर ले पूरा। आज हमने काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा टाइम ले लिया, बट ठीक है, हो जाता है कभी कभी, है ना। चलो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मिलते हैं कल, बाय बाय।